हेलो, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर रोम्बस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने हमारे वेदों के बारे में जाना, ब्राह्मणों के बारे में जाना, आर्णक्य के बारे में जाना, वेदांग या उपनिषद जिनको बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के अंदर आगे हमें और ऐसी क्या क्या चीजें हमारे समाज को, हम लोगों को मिली, जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी सेक्टर के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रही। इससे ये पता चले कि इनका समाज कैसा था, और वैदिक सभ्यता से जो पॉलिटिकल सिस्टम वो चला वो कैसा था, और यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम किस ढंग का था, यहाँ की खेती कैसी थी, ड्रेसिंग सेंस कैसा था, धर्म कैसा था। तो इन सब बातों पे बात करेंगे। और चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं हमारा वही चैप्टर जो कल हम लोग कर रहे थे, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंदर हम लोग आज देखेंगे विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता। विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता से मतलब यह है कि राजा का सहयोग करने के लिए उसके पास कौन कौन सी मंत्री परिषद में मंत्री थे, या कौन से पॉलिटिकल ऑफिसर्स थे जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था को संभाल रहे थे, या वैदिक सभ्यता के अंदर जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही उसमें राजा का सहयोग करने के लिए, राजा का साथ देने के लिए, राजा को डायरेक्ट करने के लिए कौन कौन अपने महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। पुरोहित, पुरोहित इसे वैदिक सभ्यता में पुरोहित कहा जाता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पुजारी। नेक्स्ट है सेनानी। बहुत कॉमन वर्ड है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। सेनानी यानी कि सेनाध्यक्ष, सेनापति, कमांडर इन चीफ जिसको हम बोलते हैं। सूत, व्हाट द मीन ऑफ सूत? सूत यानी कि रथी। महाभारत काल के टाइम में भी आपने ये नाम सुना होगा, जो टीवी पे एक प्रोग्राम आता था महाभारत, उसके अंदर दिखाया है कि कर्ण एक सूत पुत्र था, यानी कि एक रथी का पुत्र था। और जो दुर्योधन के पिता थे उन्हीं ने गोद लिया था कर्ण को, इसलिए उनको सूत पुत्र कहा गया। सूत का मतलब रथी। भागदूधा, भागदूधा से अभिप्राय क्या है? भागदूधा कई बार अलग अलग फॉर्मेट के पेपर्स में पूछा गया है, व्हाट द मीन ऑफ भागदूधा? भागदूधा का मतलब है कर संग्राहक, टैक्स कलेक्टर। टैक्स को कलेक्ट करने वाला जब होता था उसे वैदिक सभ्यता में भागदूधा के नाम से जाना गया। संग्रहित्री, संग्रहित्री से अभिप्राय है कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर। भागदूधा जो टैक्स इकट्ठा करके लाता था वो संग्रहित्री को दिया करता था, रिटर्न में लिखवाया जाता था। अक्षपद, व्हाट द मीन ऑफ अक्षपदा? अक्षपदा का मतलब है पासा के खेल में राजा का सहयोगी। एक बार फिर हम एग्जाम्पल महाभारत का ही ले लेते हैं। उसके अंदर जब पांडव अपने अंतिम 12वें साल अज्ञातवास में थे, तब 6 महीने वो विराट राजा के यहाँ विराट नगर में छुप कर रहे थे, तो वहीं पर उनके सबसे बड़े भाई, जो दुर्योधन भीम का सबसे बड़ा भाई था, वो राजा के अक्षपद के सहयोग पोस्ट पर काम कर रहा था। अक्षपद मतलब राजा जब पासे खेलता था, चौपड़ खेलता था, तो वो लोग पासे फेंकते नहीं थे, वो तो बैठे रहते थे। उनके पास पासे फेंकने के लिए भी कर्मचारी रखे होते थे, उन्हें अक्षपद की पोस्ट के नाम से जाना जाता था। गोवी कर्तन, गोवी कर्तन से प्राय शतरंज के खेल में राजा का सहयोगी। देखिए पासा जिसको चौपड़ बोलते थे, और शतरंज यूनो शतरंज है, उसके खेल में जो राजा का सहयोगी होता था वो गोवी कर्तन कहलाता था। तक्षण, व्हाट द मीन ऑफ तक्षण? तक्षण से अभिप्राय है बढ़ई। और जैसे कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, ये सारे, इनके अंदर एक पोस्ट होती थी तक्षण यानी कि बढ़ई। और बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता के अंदर शिल्पियों का मुखिया निम्नलिखित में से कौन होता था? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके अंदर आपके पास सुनार भी होगा, लोहार भी होगा, कुम्हार भी होगा और बढ़ई भी होगा। जो बढ़ई है वो शिल्पियों का मुख्य होता था। नेक्स्ट है उग्र या जीवग्रह। उग्र या जीवग्रह से अभिप्राय है अपराधियों से निपटने वाला अधिकारी। अपराध करने वाले जो मुजरिम होते थे उनसे जो निपटता था, उनको अंदर करता था, उनके ऊपर कार्रवाई करता था, उसे उग्र भी कहते थे और जीवग्रह भी के नाम से भी जाना जाता था। ये सारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वैदिक सभ्यता के। मध्यमासी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मध्य, बीच में, यानी कि झगड़ों में मध्यस्थता करने वाला। मध्यमासी, झगड़ों में मध्यस्थता करने वाला। पलगल, पलगल से अभिप्राय है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। वर्तमान में जिसको हम लोग डाकिया कहते हैं, वही वैदिक सभ्यता के अंदर पलगल कहलाता था। महिषी, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है और ये राजा की जो मुख्य रानी होती थी उसे वैदिक सभ्यता के अंदर महिषी के नाम से पुकारा गया। अब हम बात करते हैं आर्यों का भौगोलिक ज्ञान, क्योंकि वैदिक सभ्यता को हमने दो पार्टों में डिवाइडेड किया, एक वैदिक और एक उत्तर वैदिक। वैदिक में ऋग्वेद लिखा गया और बाकी सारा पार्ट उत्तर वैदिक काल में आया, जहां पर ग्रामीण सभ्यता से निकलकर वैदिक सभ्यता शहरी संस्कृति में कन्वर्ट हो गई और जो प्रशासनिक कार्य थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर ये ट्रांजिट होकर इंडिया में आए, उस वक्त इनका स्थान कहाँ था, ये लोग कहाँ कहाँ रहे, तो जो ज्योग्राफिकल नॉलेज था, जो भौगोलिक ज्ञान था भारत की धरती का, वो कहाँ कहाँ का था, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए प्रारंभिक आदिवासी, जब ये प्रारंभ है 1500 BC के आसपास यहाँ भारत में आए, तो ये पंजाब और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, खासकर सतलुज नदी और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर है, और इस क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मवर्त कहा। देखिए कई बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रह्मवर्त क्षेत्र वैदिक सभ्यता में किसे कहा गया, सतलुज और यमुना के बीच का क्षेत्र। सतलुज और यमुना के बीच का क्षेत्र वैदिक सभ्यता में क्या कहलाता था, ब्रह्मवर्त कहलाता था, और प्रारंभ में ये यहीं पर आकर रहे। अगर हम बात करें इस मैप की, तो ये 1500 से 1100 BC के बीच का मैप है। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये केवल भारत के इस हिस्से में ही यहाँ पर ही रहे, ना ये आगे नहीं बढ़ पाए। ये जो राजस्थान का पार्ट है यहाँ पर, इसके बारे में इन्हें नहीं पता था, गुजरात के बारे में, आगे उत्तर प्रदेश के बारे में, बिहार, इस एरिया का इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ये केवल इन्होंने यही, क्योंकि ये ग्रामीण बस्ती थी और गांवों के रूप में इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया। और वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि छोटे छोटे कबीलों के रूप में ये लोग रहते थे, और केवल इन्होंने इसी भाग में जहाँ नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था उसी को अपना निवास स्थान बताया। वहीं सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी संस्कृति थी, उसके अंदर हमें शहर मिले, लेकिन यहाँ ये ग्रामीण सभ्यता थी और केवल इतने एरिया में ही रहे। अब हम बात करते हैं, सप्त सैंधव केंद्रीय प्रदेश था। सिंधु नदी के आसपास के जो 5 नदियां, यमुना और गंगा, ये जो क्षेत्र था इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। प्रारंभिक रूप में जब वैदिक सभ्यता के लोग यहाँ, आर्य लोग यहाँ आए, इस आर्य सभ्यता के, इनको समुद्र का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये समुद्र की तरफ बढ़े ही नहीं। अगर आप लोग देखें तो आपको पता चलेगा, ये जो बॉर्डर है, देखिए ये जो बॉर्डर है ये सारा समुद्र है, ये वाला, और इसका इनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये लोग केवल इधर ही रहे, समुद्र की तरफ आए नहीं, और यहां से ट्रांजिट होकर आए थे बैक्ट्रिया से। ऊपर हिमालय है, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हिमालय है, और ऊपर फिर लैंडलॉक हैं, जितने भी जिस एरिया से भी आए हैं वो लैंडलॉक एरिया था, यानी कि समुद्री सीमा उन देशों से नहीं टच होती थी, और समुद्र की तरफ ये लोग कभी मूव नहीं हुए। इसलिए प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं, इन्हें समुद्र का ज्ञान नहीं था। हाँ, हिमालय का ज्ञान जरूर था, हिमालय का नॉलेज था इनको, क्योंकि हिमालय के आसपास ये रहे। ऋग्वेद में वर्णित समूह शब्द का अर्थ, ये समूह शब्द या आप इसको कह सकते हैं, यहां पर अगर मैं लिख दूं समूह की जगह समुद्र,
ये समुद्र से रिलेटेड वर्ड है। समुद्र शब्द का अर्थ जल का संग्रह था। सॉरी, जल यानी कि पानी को इकट्ठा करना, इसका अभिप्राय, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ये वर्ड आया है समुद्र, जबकि ऋग्वेद प्रारंभिक काल में लिखा गया, इसलिए इन लोगों को नॉलेज नहीं था, समुद्र के पास ये गए नहीं थे। तो फिर समुद्र शब्द कैसे आए? समुद्र का मतलब था जल का संग्रह, जल को इकट्ठा करना ही समुद्र कहलाया। बहुत कम ऐसे प्रमाण मिले कि समाज इन सब बातों पर चला। समय हमें बता रहा है कि आज की क्लास हमें यहाँ रोकनी पड़ेगी, लेकिन आज वैदिक सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, जो हर पार्ट क्वेश्चंस बनाता है, जैसे प्रजापति के अंगों से उत्पत्ति, और सबसे पहले प्रमाण, हमारे विवाह के प्रकार, और ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है। हमें वैदिक सभ्यता के जो दो पार्ट हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक, उनका भौगोलिक ज्ञान, उनमें किस चीज़ का ज्ञान था, नदियों के प्राचीन नाम, वेद, उनके उपवेद, वेदांग, इन सब के बारे में हमने जाना, इनको समझने की कोशिश, और ये पार्ट कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, इन सब पर भी हमने डिस्कस किया। चलिए कल इसी समय, इसी रोम्बस एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हम वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलेंगे। तब तक आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।